नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उसमें नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विजयदशमी की सीएम ने दी हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने सभी को सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री रावत ने कहा, सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, आरोप लगाने वाले लगाते रहें। वीकेंड से पहले ही नैनीताल में सैलानियों की चहल पहल। नैली झील में नौका विहार का लिया आनंद। यादगार बनेगा हरिद्वार कुंभ मेला। रोशनी में नहाएगा पूरा मेला क्षेत्र। कुंभ का आयोजन ग्रीन और क्लीन कुंभ की थीम पर करने की तैयारी। कोरोना से फीकी पड़े दशहरे की रौनक। देहरादून में नहीं लगा कोई मेला। मेले में का आयोजन प्रतिबंधित। प्याज के दाम ने लोगों को रुलाया। 90 रुपए किलो पार पहुंचा प्याज। आलू में दिखी तेजी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में एक राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने प्रदेश संगठन की ओर से 5 लोगों के नाम पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए हैं। इस संदर्भ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजयादशमी पर्व की बंशीधर भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यसभा के लिए केंद्र से सूची मांगी गई थी, जिसके आधार पर प्रदेश संगठन की ओर से विचार विमर्श करने के बाद की बहुत बहुत बधाई। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्री राम ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए रावण पर विजय प्राप्त की थी। यह पर्व उत्सव और शक्ति के समन्वय का भी पर्व है। हर्ष, उल्लास व विजय का यह पर्व हमें बुराइयों के परित्याग की भी प्रेरणा देता है। सत्य और साहस के आधार पर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। भाइयों बहनों, इस बार हम कोविड-19 की परिस्थितियों के बीच विजयादशमी के त्यौहार को मना रहे हैं। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि त्यौहार के उत्साह में कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी सावधानी और सतर्कता भी बनाए रखें। घर से बाहर निकलने पर मास्क या फेस कवर का सही प्रयोग करें। 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथों को नियमित रूप से धोएं व उन्हें सैनिटाइज करें। आइए हम कोविड-19 के मानकों का पालन करते हुए प्रेम और भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाएं। पुनः आपको विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड में एक राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने प्रदेश संगठन की ओर से 5 लोगों को नाम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए हैं। इस संदर्भ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यसभा के लिए केंद्र से सूची मांगी गई थी, जिसके आधार पर प्रदेश संगठन की ओर से विचार विमर्श करने के बाद दायित्वधारी पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, कैबिनेट स्तर नरेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल, पूर्व सांसद बलराज पासी और केंद्रीय कार्यालय प्रभारी महेंद्र पांडे का नाम भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, पर उम्मीदें जल्द है कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय लेगा। पैराशूटर किसको कहते हैं? जो उत्तराखंड से बाहर आए या हिंदुस्तान के ही लोग होते हो? जो नाम हमसे कहा गया कि चल रहे हैं वो भेजो, तो वो नाम हमने भेज दिए। उन नामों पर चर्चा होगी या फिर कोई और नाम भी होगा। ये हमारे ऊपर कोर कमेटी केंद्र की बनी हुई है, चुनाव समिति बनी हुई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। उस बोर्ड में चर्चा होगी तो वो संभवतः हमको भी बुला लेंगे। एक और जहां देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य प्रगति पर है, वहीं दूसरी तरफ देहरादून डीएम एवं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव आधी रात को सड़कों पर उतरकर स्मार्ट सिटी में चल रहे कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों में हलचल मच गई, जिसके बाद सभी कर्मचारी अपनी अपनी साइटों की तरफ दौड़ पड़े। इसी दौरान डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने स्मार्ट सिटी के काम में धीमी रफ्तार से नाराजगी जताई, जिसको लेकर सीईओ ने कार्यदायी संस्थाओं को दिन के साथ रात शिफ्ट लगाने के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बगैर बैरिकेडिंग के कोई भी कार्य ना किया जाए। साथ ही त्योहारों के सीजन में जनता को कम से कम दिक्कत होने इसका भी ध्यान रखा जाए। उत्तराखंड भवन के श्रम निर्माण कार्यक्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद श्रम मंत्री हरक सिंह रावत शुक्रवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने आगामी 2022 को विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर डाला।
हरक सिंह रावत के इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल का माहौल पैदा कर दिया। मंत्री ने अपने इस फैसले को व्यक्तिगत निर्णय बताया है, लेकिन उनके इस फैसले पर विपक्ष ने चुटकी लेने लगा शुरू कर दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। 2022 में चुनाव एमएलए का उत्तराखंड की सियासत में यूं तो कई नामी चेहरे शामिल हैं, लेकिन बात करें हरक सिंह रावत की तो उनकी एक अलग ही पहचान है। लेकिन हरक सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में अचानक चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। अब उन्होंने बयान दिया है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। वहीं हरक सिंह रावत के इस बयान से भाजपा में उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार का कहना है कि हरक सिंह रावत का निजी फैसला है। वे 2022 के चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय नहीं लिया है और न ही भाजपा का साथ छोड़ने के बारे में सोचा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। बात नाराजगी की नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नई पीढ़ी को भी स्थान देना मिलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। अब ये कह दिया उन्होंने, लेकिन साथ में पीछे ये कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, जो भी पार्टी निर्देश करेगी वो करूंगा। अब पार्टी से अभी बात नहीं हुई है, न तो मुझसे हुई, न मुख्यमंत्री जी से हुई, न संगठन मंत्री जी से हुई। अब बात होगी तो विषय समझ में आएगा। कोई ऐसी कोई बात होगी जिसके कारण कोई नाराजगी की बात हो तो फिर उसको समझ लिया जाएगा। भाजपा 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटी है। हरक सिंह रावत ने अपनी अब तक की सियासी पारी में जिस भी विधानसभा से ताल ठोकी उसे ही अपना बना लिया। हरक के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान से कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बात करें विपक्ष की तो हरक सिंह रावत के इस बयान से साफ तौर पर विपक्ष चुटकी लेता नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हरक सिंह रावत के इस बयान को ज्यादा संवेदनशीलता के साथ नहीं लेना चाहिए। पार्टी का कहना है अगर हरक सिंह रावत का राजनीति से इतना ही मन उठ गया है तो उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। ये पॉलिटिक्स में बयानबाजी चलती रहती है, हम भी तो बयान दे रहे हैं। अगर कोई घटना होती है तो उसमें घटना पे प्रतिक्रिया अपने अपने हिसाब से होती है, अपने अपने हिसाब से आदमी प्रतिक्रिया देता है। तो प्रतिक्रिया इंदिरा जी की हो, मेरी प्रतिक्रिया तो ये है कि जो सज्जन कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा 2022 में, उन सज्जन ने गंगा जल हाथ में लेके कसम भी तो खाई थी कि धारी देवी की कसम, गंगा मैया की कसम, मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा, नहीं तो शपथ ही नहीं लूंगा, और उसके बाद शपथ ली कि नहीं ली। हरक सिंह रावत के इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में जहां घमासान का माहौल पैदा कर दिया है, तो वहीं प्रदेश में लगातार पैर जमाने की कवायद में जुटी आम आदमी पार्टी ने भी इस पर अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। आपका कहना है कि हरक सिंह रावत सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, ऐसे में वह इतनी आसानी से और यूं ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कैसे कर सकते हैं। हालांकि असल बात के लिए कुछ दिन का इंतजार और करना होगा, लेकिन इतना तय है कि हरक के जाने के बाद भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का जो अंदरूनी कलह है उसकी अब परतें खुलने लगी हैं। जिस प्रकार बीजेपी में मुख्यमंत्री और विधायकों और मंत्रियों में आपस में समन्वय नहीं है, वो साफ दिखाई दे रहा है। अभी पूर्व में बीजेपी के एक मंत्री को पद से हटाया गया है, जिसके चलते वो नाराज हैं, और इस नाराजगी के चलते उन्होंने आज ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की अंदरूनी कलह को साफ दिखाई दे रही है। हरक सिंह रावत के बयान को लेकर तर्क वितर्क का दौर चलने लगा है और बयानबाजी सामने आने लगी है। अब देखना यह है कि हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद विपक्ष और क्या रणनीति अख्तियार करता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग पंच केदार शतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार महामेश्वर के कपाट बंद होने की तिथि आज मौसम के साथ घोषित हो गई। वेद पार्टी हुक्का
धारी एवं देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में यह घोषणा की गई। जबकि तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ कपाट बंद होने की तिथि शीतकालीन गद्दी स्थल मरकांडे तीर्थ मकूठट वेद पाठियों द्वारा पंचांग गणना के अनुसार घोषित की गई है। देखिए रिपोर्ट। 16 नवंबर को बंद होंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। प्रातः 8:30 पर किए जाएंगे कपाट बंद। भगवान मदमहेश्वर के कपाट 19 नवंबर को होंगे बंद। सुबह 7:30 में किए जाएंगे कपाट बंद। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को होंगे बंद। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में की गई घोषणा। केदारनाथ और मदमहेश्वर के कपाट बंद होने की घोषणा। हर साल विजयादशमी के पर्व पर भगवान केदारनाथ, द्वितीय केदार मदमहेश्वर व तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि और समय निर्धारित की जाती है। वेद पाठी, हकूकधारी और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारियों की मौजूदगी में लगनानुसार यह तय किया जाता है। आज विजयादशमी के पावन पर्व पर भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में कपाट बंद होने की तिथि और समय निर्धारित की गई। भगवान केदारनाथ के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर प्रातः 8:30 पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। डोली प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी और डोली का दूसरा रात्रि प्रवास गुप्त काशी में होगी। 18 नवंबर को डोली शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंचेगी। यहां पर पहले से मौजूद भक्त डोली का स्वागत करेंगे। द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट 19 नवंबर को कपाट प्रातः 7:30 पर बंद कर दिए जाएंगे। डोली प्रथम रात्रि प्रवास गोंडार में होगा। 20 को डोली रांसी, 21 को गिरिया और 22 को डोली ओखीमठ पहुंचेगी और उसी दिन एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष भगवान केदारनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए 16 नवंबर को बंद किए जा रहे हैं। भगवान जी की उत्सव चल विग्रह डोली अपने प्रथम पड़ाव में पहले रामपुर आएगी और द्वितीय पड़ाव में भगवान जी की उत्सव डोली गुप्त काशी और तृतीय पड़ाव में भगवान जी की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होंगी। इसी तरह भगवान अपने सभी भक्तों को आशीष देते हुए यहाँ पे अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में विराजमान होंगे। इससे पहले यह मेला 3 दिवसीय हुआ करता था, मगर इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण मेले को 1 दिवसीय किया गया है। तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि शीतकालीन गद्दी स्थल मार्केंडीय तीर्थ मक्कूमठ में वेद पाठियों द्वारा पंचांग गणना के अनुसार घोषित की गई। भगवान तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर 11:30 पर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खासतौर पे सार्वजनिक स्थानों पे, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे
और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। अब और भी अधिक सावधानी है जरूरी। त्योहारों और शादियों का मौसम आ रहा है, यही है हमारी परीक्षा की घड़ी। भीड़ से दूर रहकर, मास्क पहनकर और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर ही हरा सकते हैं कोरोना को। इससे डरना नहीं, लेकिन सतर्क रहना है। याद रखिए, जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आत्मनिर्भर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जिसको अब गांव के युवा भी साकार करने लगे हैं। डोईवाला विधानसभा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है, इसलिए अब सीएम भी चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को उचित मंच मिले, जिसके लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5 नए खेल मैदान स्वीकृत किए हैं। तो वहीं पीएम और सीएम की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। सिमलांच फॉर ग्रांट गाँव के युवा उद्यमी आशा सिंह ने न केवल खेल मैदान तैयार किया है, बल्कि क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी उभारने और निखारने के लिए क्रिकेट एकेडमी को तैयार किया है। क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं और क्रिकेट की प्रतिभाओं को मंच देने के साथ ही उन्हें निखार कर पंख लगाने की कोशिश सिमलाश ग्रांट गांव के युवा उद्यमी आशा सिंह ने की है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खेल मैदान और क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ करने पहुंचे करण बोरा ने आशा सिंह के प्रयास को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि आशा सिंह ने बिना किसी सरकारी मदद के जिस तरह क्षेत्र की खेल और क्रिकेट प्रतिभाओं को तराशने और मंच देने के लिए स्टेडियम और एकेडमी बनाई है, उसका लाभ क्षेत्र के साथ राज्य को भी मिलने वाला है। इसका उद्घाटन वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह बोरा ने किया। आज इस तरह से क्रिकेट युवाओं में सर चढ़कर बोल रहा है, उसे देखते हुए आशा है कि सिमलास ग्रांट गांव का ये खेल मैदान और क्रिकेट एकेडमी जिले और राज्य की नई प्रतिभावान खिलाड़ी देखेंगी। वे आत्मनिर्भर भारत की दिशा देते हुए खेल मैदान और क्रिकेट एकेडमी के लिए अपनी कीमती जमीन खेल और खिलाड़ियों के नाम करते हुए युवा उद्यमी आशा सिंह ने कहा, सर आत्मनिर्भर भारत जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, और उसी मुहिम के तहत हम लोग इस कार्य में लगे हैं कि ये जो हमने आज ये क्रिकेट ग्राउंड और स्टेडियम बनाया है, इसका मेन मोटो यही है कि आत्मनिर्भर भारत बनना है। और हम इसमें प्राथमिकता ला रहे हैं अपने स्तर से, और इसको और बड़े स्तर पर लेके जाने की हमारा प्रयास है कि यहाँ पर जितनी भी प्रतिभाएं हैं हमारे ग्रामीण में, जो जिनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, जो अपना टैलेंट दिखा सके या अगले पायदान पर पहुंच सके, तो ये एक ऐसा मंच है, ये एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा सेटअप हमने तैयार किया है जहां से आत्मनिर्भर भारत बनने का एक सपना हमारा पूरा सकता है, जो कि पीएम साहब ने दिया है। उधर क्रिकेट के साथ अन्य कई खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों ने कहा, सर देखा जाए तो एकेडमी बहुत बड़ी है। ये आसपास में जो लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर खेल के, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। सो बहुत बढ़िया एकेडमी, बहुत बड़ा ग्राउंड है। पहली बार मैंने मतलब इस एरिया में लग नहीं रहा था लोकल में कि ऐसी कोई एकेडमी खुलेगी, तो बहुत अच्छा लगा है एकेडमी देख के। सिमलाश ग्रांट गांव में खेल मैदान के साथ क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ करते हुए राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना की है, उसको साकार करने के लिए हमारे एक युवा साथी आशा सिंह ने ये प्रयास किया है, और बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने एक बहुत कीमती ज़मीन बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी तैयारियों के लिए दी है। इसके लिए मैं विशेष रूप से अस्मित क्रिकेट एकेडमी और आशा सिंह का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि जो आपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की थी, उसको साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
खेल और खिलाड़ियों को मैदान के साथ अगर एकेडमी की सौगात मिल जाए तो खिलाड़ी अपने खेल को निखारने के साथ ही राज्य और देश के लिए कुछ कर गुजर जाएंगे। इसलिए शिमला इस गांव का खेल मैदान और क्रिकेट एकेडमी गांव की खेल प्रतिभाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। के न्यूज इंडिया के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की खास रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ते हुए भी विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाएंगे। बाजारों में, ऑफिसों में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए सतर्कता बरतें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहें। यही आपका सुरक्षा कवच है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे